वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए अब हम इनकम टैक्स की जो सैलरी है उसके बेसिक्स के लगभग अंतिम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, अंतिम दौर में। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आपको एक ख़ास चीज़ और बता देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको ये रिक्वायरमेंट्स होगी। वो है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, यह इसको कहते हैं भविष्य निधि। आपने अपने शहर में, जनरली थोड़े बड़े शहरों में, भविष्य निधि कार्यालय या प्रोविडेंट फंड का ऑफिस ज़रूर देखा होगा। ठीक है, और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ या भविष्य निधि ये शब्द भी पहले ज़रूर सुना होगा, या पहले की फिल्मों में यदि आप देखें तो ये एक डायलॉग ज़रूर बोलते थे कि बेटा सरकारी जो अधिकारी है या कर्मचारी है, हालांकि वो तो सैलरी लेके हर साल हर महीने अमीर होता रहता है क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के दिन भी उसको काफ़ी पैसा मिलता है। ठीक है, तो उस दिन भी वो और अमीर हो जाता है जिस दिन वो रिटायर होता है, पीएफ का पैसा मिलता है उसका। अब यहाँ पर पीएफ कर्मचारी के वेतन से इसलिए काटा जाता है ताकि भविष्य को सुरक्षित किया जा सके कि जब वो रिटायर हो जाए तो रिटायरमेंट से लेके जीवन के अंतिम दिन तक ये भविष्य निधि का पैसा उसके काम में आए और वो अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। ठीक है, ये मतलब मूलतः बात ये है, किसी कॉन्सेप्ट पे, इसी बेसिक पे ये बना हुआ है कि पीएफ का पैसा काटा जाएगा। अब पीएफ जो रहते हैं वो तरह तरह के होते हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं उनका होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, या इसको हिंदी में कहते हैं वैधानिक भविष्य निधि या वैधानिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इसका हम पहला प्रकार ये देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक, एसपीएफ या फिर वैधानिक प्रोविडेंट फंड। ठीक, प्रोविडेंट फंड को भविष्य निधि भी कहते हैं। फिर उसके बाद होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, या प्रमाणित भविष्य निधि। फिर एक होता है, जब रिकॉग्नाइज्ड हो गया तो अनरिकॉग्नाइज्ड भी रहेगा, तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और हालांकि एक और होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी होता है, जो आप बैंक में जाके अपना स्वतः रूप से अकाउंट खोल के वो पैसा जमा कर सकते हैं, वो पीपीएफ है। यह मूलतः देखा जाए तो इनकम टैक्स की दृष्टि से ये तीन बड़े प्रोविडेंट फंड है, वैधानिक है, प्रमाणित है और अप्रमाणित है। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन में किसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, इन दो पैसे तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता जब आप सैलरी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मोर देन 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, नियोक्ता का 12% से अधिक का अंशदान और 9.5% से अधिक का ब्याज, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, इसको टैक्सेबल किया जाएगा। नियोक्ता ने यदि 12% से अधिक का अंशदान दिया, किसका, वेतन का, वेतन में यहाँ पे बेसिक डीपी कमीशन ही होगा जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो 12% से अधिक का नियोक्ता का अंशदान जो है वो टैक्सेबल होता है। कर्मचारी के अंशदान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्मचारी चाहे तो अपनी पूरी सैलरी जाके प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में जमा कर दे, उससे इनकम टैक्स को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि बेसिक टोटल ग्रॉस सैलरी पे तो वो अमाउंट तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो आपने उसका उपयोग कहाँ पे, किस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आउटसाइड पार्टी या थर्ड पार्टी या बाहरी पक्षकार जैसे एम्प्लॉयर, वो आपको 12% या उससे कम तक का कंट्रीब्यूशन करे प्रोविडेंट फंड में आप कर्मचारी के, तो इनकम टैक्स का तो कोई बात नहीं। लेकिन 12% से 1% पॉइंट परसेंट भी ज़्यादा हो गया तो वो इनकम टैक्स की दृष्टि से सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा और उसको कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, अभी तो फिलहाल ये याद रखें 12% से अधिक का अंशदान और 9.5% से अधिक का ब्याज जो है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, वो कर्मचारी की सैलरी की हेड में टैक्सेबल होता है। चलिए अब उसके बाद में एक एक बुक से रीड करके आपको अंतर बता दे रहे। बाकी जो मुख्य मुद्दा था आपका, जो मेन फैक्ट था वो यही था कि आरपीएफ वाला 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का और 9.5% से ज़्यादा का ब्याज। अब देखें एसपीएफ की बात करें
तो यह शासकीय मान्यता प्राप्त होता है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज रहता है। जो आरपीएफ जो होता है, जिसको हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कह रहे हैं, वो इनकम टैक्स कमिश्नर साहब जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करते, मान्यता प्रदान करते हैं। अनरिकॉग्नाइज टू अनरिकॉग्नाइज, या इनकम टैक्स कमिश्नर उसको मान्यता प्रदान नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्जी है, फर्जी नहीं है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जो वैधानिक प्रोविडेंट फंड है वो शासकीय और अर्ध शासकीय यानी गवर्नमेंट के और सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होता है। जो आरपीएफ है वो बैंकों के एम्प्लॉय पर, कारखाना, वर्कशॉप, फैक्ट्री के एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद में जो अनरिकॉग्नाइज्ड है वो छोटे कर्मचारी जनरली इसमें आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एसपीएफ की बात करें तो इसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें एम्प्लॉयर के, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करा तो ठीक, नहीं करा तो ठीक। आरपीएफ में अभी बता चुके आपको 12% से अधिक का अंशदान और 9.5% से अधिक का ब्याज ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। समझ में। फिर उसके बाद में बस इतनी सी बात है, मैंने तो यही कैलकुलेशन है। अच्छा, वेतन से क्या आशय है, वो 12% किसका, तो वेतन का। तो वेतन यानी क्या, तो वेतन का मतलब है यहाँ पर बेसिक प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन का सर्टेन %, वही जो एचआरए की कैलकुलेशन हमने दिया था शुरुआत में, वही है ये, ठीक है। समझ में। तो इस तरह से ये जो है, फिर और डिडक्शंस कौन सी मिलती है किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी हेड में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी प्रमाणित कटौती मिलती है, एसडी जिसको हम बोलते हैं, अंडर सेक्शन 16 है ये, 15 से 17 तक चलती है सैलरी हेड। और ये कितना मिलेगा, 50,000 रुपये या उससे कम ही ग्रॉस सैलरी है तो उतना, मान लीजिए साल भर की ग्रॉस सैलरी 40,000 तो 40,000 ही मिलेगी, फिर 50,000 डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। यदि 35,000 है तो 35,000 ही मिलेगी यदि ग्रॉस सैलरी है। क्यों, क्योंकि यदि 50,000 रुपये ऐसा यदि होने लगे कि 35 सैलरी और 50 डिडक्शन, तो 15,000 रुपये के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने लाइन लग जाएगी पैसे लेने वाले की, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी समझदार है, वो कहते भैया आपकी ग्रॉस सैलरी जितनी हम अधिकतम 50,000 दे रहे हैं, आपकी साल भर की ग्रॉस सैलरी 35,000 है, 40,000 है, तो बस उधरी तक ही हम देंगे आपको। 51,000 है तो 50 की छूट मिल गई, 1,000 रुपये आपके टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन उस टैक्सेबल का मतलब ये नहीं कि उस पर टैक्स लग गया, क्योंकि 2.5 लाख रुपये तक तो वैसे ही आपकी एग्जेम्प्टेड है। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मनोरंजन भत्ते की कटौती मिलती है, पहले ये जुड़ता है बाद में इसको घटाते हैं। कौन सा भाग घटाएंगे, जो एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जेम्प्टेड कौन सा होगा, एक्चुअल रिसीव्ड है या 20% ऑफ बेसिक सैलरी है या 5,000 रुपये द फिक्स्ड अमाउंट फॉर द ईयर। 5,000 रुपये पर मंथ नहीं है, साल भर के 5,000 रुपये। बस इन तीनों में से जो कम हो वो एग्जेम्प्टेड यानी कटौती योग्य हो जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मनोरंजन भत्ते की कटौती मिलती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं। सेवा नियोजन कर, इसको वृत्ति कर, प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं, पेशा कर भी बोलते हैं इसको, या व्यवसायिक कर भी बोलते हैं इसकी। और ये कटौती तभी मिलती है जबकि करदाता ने वास्तव में इसका भुगतान किया हो, ठीक है। समझ में। और वो भी वास्तविक, यदि मान लीजिए करदाता ने इस वर्ष में पिछले वर्ष का अगले वर्ष का बहुत सारा अमाउंट पेड कर दी, तो जितने एक्चुअल में पेमेंट किए हर से ऐसी करदाता ने वो पूरी कटौती मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये आपकी सैलरी हेड की बेसिक बातें, इनका समापन हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम आपके सकलेचा सर की बुक के एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, थैंक यू।